है प्रथम रखे यह ध्यान, अग्रणी शिक्षा का संस्थान। देश है प्रथम रखे यह ध्यान, अग्रणी शिक्षा का संस्थान। बना जो महाराजा के नाम, हमारा अग्रसेन संस्थान। देश है प्रथम रखे यह ध्यान, अग्रणी शिक्षा का। नमस्कार, आज मैं मानसी गर्ग आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज युवा शक्ति दिवस के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हैं हमारी संस्था के संस्थापक एवं चेयरमैन डॉक्टर नंद किशोर गर्ग जी। सर, आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। नमस्ते। सर, 12 जनवरी को हम युवा शक्ति दिवस के रूप में मानते हैं। आपके अनुसार इस दिन को युवा शक्ति से जोड़ने का क्या महत्व है? 12 जनवरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। 12, 13, 14 हर 50 साल में तारीखें आगे पीछे हुई है। जी। तो हमारे यहाँ मकर संक्रांति और बाई चांस स्वामी विवेकानंद का जन्म भी 12 जनवरी को विक्रमी संवत था 1820। उस समय मकर संक्रांति थी, क्योंकि तारीखें मकर संक्रांति की जैसे इस बार 15 तारीख है, तो उस टाइम 12 तारीख थी और वो बहुत ही शुभ दिन था। और भारत सरकार ने एक युवा आइकन के रूप में देखा कि सबसे उचित व्यक्ति कौन है जिसके आदर्शों पर हम चल सकते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को युवा दिवस के रूप में मनाने का निश्चय हुआ और उस निश्चय की मैं सराहना करता हूं, क्योंकि एकमात्र ऐसा व्यक्ति जिसने पहले ही बता दिया था मैं 40 साल का जन्मदिन नहीं मना पाऊंगा। तो कितनी उन्होंने मेहनत की होगी, आप अंदाजा लगाएं। कितना वो शुरू में जो एक युवा है, संस्कार किससे मिलते हैं? माँ बाप से। और माँ बाप भी धार्मिक, और उनके दादाजी तो 25 साल की उम्र में साधु बन के चले गए थे। तो एक डीएनए जिसको बोलते हैं। और शुरू में बहुत ही होनहार ईश्वर चंद्र विद्यासागर बंगाल के एक बहुत बड़े नाम थे, उनके द्वारा शुरू किए गए विद्यालय में पढ़े। उनका भी असर निश्चित तौर पे आया। उस समय बंगाल में जो लोग मशहूर थे उसमें रविंद्रनाथ टैगोर के भाई देवेंद्रनाथ और दूसरे इस प्रकार के लोग जो ब्रह्म समाज में रुचि लेते थे। ब्रह्म समाज को मोटा मोटा हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार हमारे आर्य समाज है उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में ईश्वर के निराकार रूप को मानने वाले, इसी ढंग से बंगाल में वो सब ब्रह्म समाज के लोग बहुत ही तर्क करते थे, पढ़े लिखे थे। और वो सभ्य समाज जिसको बोलते हैं, कि सबसे पहला विश्वविद्यालय अंग्रेजों ने जो शुरू की है भारत में काले अंग्रेज बनाने के लिए, तो जहां जहां प्रेसिडेंसी थी, बम्बई, चेन्नई, कलकत्ता, लगभग एक 1857 के बाद, तो उनका असर था। और विवेकानंद क्योंकि ब्राह्मण परिवार में पैदा नहीं हुए, कायस्थ थे, परंतु शिव की माँ बड़ी भक्त थी, पिता भी बड़े बैरिस्टर भी थे, अच्छा खासा परिवार था। संस्कार दादा, क्योंकि दुर्गाचरण जी भी सन्यासी हुए थे, तो इसलिए इनकी जो शिक्षा भी उसी रूप में हुई। तो बहुत तर्क वितर्क करते थे, चंचल भी थे, शरारती भी थे। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूप उनका सामने आ रहा था धीरे धीरे। तो उनको तो पढ़ाना भी एक विशेष स्कूल चाहिए था। रायपुर में आ गए थे, उसके बाद वापस कलकत्ता जाके पढ़ाई वगैरह पूरी की। प्रेसिडेंसी कॉलेज उस समय एकमात्र कॉलेज था जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी का, उसमें एडमिशन लिया। और उस समय की जो विशिष्टता थी कि ये वेदांत को भी पढ़ना चाह रहे थे, धर्म को जानना, और जिज्ञासा ज्यादा होने से ज्यादा मन भी ज्यादा घूमता है, तो इनके दिमाग में ये रहता था कि भगवान है नहीं है। तो सबसे पहले जो रामकृष्ण मिशन से में गए, जो रामकृष्ण जी ने, परमहंस इसीलिए उनको कहा कि एक बहुत ही बड़ा प्रभाव डाला, जिनको आगे नरेंद्र दत्त से विवेकानंद बनने की यात्रा वहां से प्रारंभ होती है। नहीं तो इनका तो बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। और मैंने जैसे पहले बताया कायस्थ परिवार में थे,
ब्राह्मण नहीं थे परंतु अध्ययन बहुत करते थे, और इन्हीं के नाम राशि आज सौभाग्य से नरेंद्र जो हैं वो भी इनकी राह पर चलने के लिए कलकत्ता सारगाछी आश्रम भी गए थे और संन्यास लेने का भी सोचा था। उसी से जुड़ाव हमारे संघ के जो शताब्दी वर्ष हम मना रहे हैं, दूसरे सर संचालक जिनको हम गुरुजी बोलते हैं, माधव राव सदाशिव राव गोलवलकर, वो भी विवेकानंद के गुरु भाई से दीक्षा लेने के लिए वहां गए थे। तो एक स्वाभाविक सा जुड़ाव मेरे जैसे व्यक्ति का भी 1967 से विवेकानंद नाम से परिचय हुआ और उनसे जुड़ाव हुआ। सर, तो क्या स्वामी विवेकानंद जी आज भी आपको प्रेरणा देते हैं? उनके ऐसे कौन कौन से वाक्य हैं जो आज भी आपको बहुत प्रभावित करते हैं? स्वामी विवेकानंद आज भी प्रेरणा देते हैं और कल की पीढ़ियों को भी, नई पीढ़ियों को भी प्रेरणा देते रहेंगे कि उनका जीवन एक ऐसा जिसको आप फॉलो भी कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी वो रूढ़िवादी नहीं थे, सब वर्जनाएं तोड़ने में विश्वास करते थे। वो जो सनातन धर्म में रूढ़ियां आ गई थी जिसके कारण से धर्म से निकालने के रास्ते तो खोल दिए, छोटी मोटी गलतियों पर भी धर्म से निकाल देते थे। तो विवेकानंद जी ने कहा इस प्रकार तो हिंदू समाज छोटा हो जाएगा। उन्होंने सारी उन वर्जनाओं को, उन रिस्ट्रिक्शंस को स्वयं तोड़ा और कहा कि नहीं, ये सब फालतू की बातें हैं, सभी जातियां समान हैं। सर, तो आपका क्या कारण था शिकागो जाने का शताब्दी वर्ष में? वहां से आपको क्या प्रेरणा मिली जब आप आए? मैं समझता हूँ कि मैं बचपन से ही जिस विद्यालय में पढ़ा वहां से हमें 3-4 जो आइकॉन नजर आए, तो धार्मिक रूप में या यूथ के लिए स्वामी विवेकानंद, पॉलिटिकली मैं जयप्रकाश नारायण जी को फॉलो करता हूँ 62 से, और सांस्कृतिक रूप से भारत से जड़ा हुआ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उससे प्रभावित। स्वामी विवेकानंद का मैं जब प्री इंजीनियरिंग कर रहा था उस समय इनका शताब्दी वर्ष का वो चल रहे थे कार्यक्रम, और संघ ने एक दायित्व लिया कन्याकुमारी में एक इनका मेमोरियल बनाया जाए। आप पूछो आप कन्याकुमारी में क्यों? हम आम भाषा में बोलते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी, एक तो इसलिए कन्याकुमारी को अंग्रेज केप कुमारीन बोलते थे। 3 समुद्र वहां मिलते हैं, कभी आप गए हो ना गए हो तो जाना। तीनों समुद्रों के रंग अलग अलग है। कन्याकुमारी हिंद महासागर तो मुख्य है ही, तो बाएं से अरब सागर जिसको बोलते हैं, दाएं से बंगाल की खाड़ी। वहां पर एक बीच में एक बड़ा पत्थर है, वहां स्वामी विवेकानंद ने 2-3 दिन वहां तपस्या की अकेले, और भारत माँ के किस्म से उन्होंने भारत भूमि को भारत माँ के रूप में एक दर्शन हुए उनको। तो उसके बाद वो वहां से आ गई, तो बाकी सारी है, परंतु वहां पर उनका यादगार बने तो एक नाथ रानाडे जी, संघ के एक बहुत वरिष्ठतम हमारे कार्यकर्ता थे, उन्होंने तय किया कि वहां उनका एक मेमोरियल बनना चाहिए, स्मारक बनना चाहिए। वहां तो उन्होंने क्रॉस लगा दिया था क्रिश्चियन में, वो केप कुमारीन बोलते थे, तो बने कैसे? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो नंबर 1 थे उन्होंने नंबर 2 को भेजा कि भाई ये काम तो आप करो एक नाथ जी। वो गई तो वहां देखा बड़ी भयानक परिस्थिति है, मछुआरों का घेरा हुआ है और वहां संभावना कठिन थी। वो मिले लाल बहादुर शास्त्री से, उन्होंने कहा भाई जब हो सकता है ये तो आप आधे सांसदों के साइन करा के दे दो। अब कितना मुश्किल, अगर 540 हो तो 270 MP कहें तो हमको सरकार मदद करेगी। अब उनको तो बंगाल के लोगों का तो सभी पार्टियों के लोगों ने सिग्नेचर रानाडे जी के कहने से कर दिए कि बंगाल में तो सर्वमान्य थे, बाकियों को धीरे धीरे समझाया तो परंतु वो टारगेट पूरा हो गया। स्वामी विवेकानंद जी का एक वाक्य है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारा कार्य सफल ना हो। क्या आप मानते हैं कि यह विचार आज के युवाओं की सफलता का कारण है? ये जो वाक्य ये उन्होंने कहाँ से पिकअप किया है? उपनिषद से। जी। और
उस समय लोग प्रेरित होते थे, हम भी हुए और आगे भी होते होते रहे, क्योंकि रहेंगे। बड़ा सिंपल है ना। मैं जब 1993 में शिकागो भाषण के 100 साल पूरे होने पर मैं गया था एक डेलीगेशन में अमेरिका, वहां जो इस वाक्य के ऊपर 3-3 मिनट बोलना था, बड़े बड़े लोग, जिसमें बड़े संत, बड़े पूरे विश्व के, जिसमें भारत से भी गई थी, जस्ट फॉर 3 मिनट्स, और इन शब्दों को ही एक्सप्लेन करना था, और किया लोगों ने बड़े अपने अपने ढंग से। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य। तो उत्तिष्ठ पहले क्यों है, इस बात पे लेके उमा भारती का जो भाषण था 1.5 मिनट का, उसमें सबसे भाषण तालियां बनी कि पहले उठता है आदमी, पहले जागता है, पहले माँ आएगी, कोई भी जगह आएगी ना, जगाएंगे, फिर उठेंगे। पहले जागते हैं। और इसीलिए माँ जो होती है बच्चे पे क्या करते थे, नहीं बाजू पकड़ के उठा दिया, थोड़ा पानी के छींटे डाले कि पहले उठ, तो जब भी तो चलेगा। तो जगाने का सबसे मुश्किल काम है। तो उत्तिष्ठ जागृत, और फिर वर मतलब अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। इसीलिए फिर इनका अगला चरे वेती, चलते रहो। उसी पे हमने संग में गीत है, फिर पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी। तो चलते रहेंगे तो मंजिल आएगी। तो ये सब प्रेरित करने वाले जो ध्येय वाक्य है, ये किस्म से क्या ध्येय वाक्य है, और सामने लिखा रहना चाहिए, तो रोजाना प्रेरित करेगा। और सर इसके अलावा जैसे कि मोदी जी कुछ समय पहले स्वामी विवेकानंद जी के आश्रम गए थे और उनके विचारों से काफी प्रभावित भी हुए थे, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं शायद लोगों को मालूम नहीं कि नरेंद्र मोदी जी भी संन्यास लेने के लिए घर से निकले थे। 2-2.5 साल पहाड़ों पर गुफाओं में रह के तपस्या की और ढूंढ रहे थे लक्ष्य। क्योंकि पत्नी को तो बोल दिया था तुम पढ़ लो, अध्यापक बन के अपना जीवन चलाना, मेरी शायद आपसे मुलाकात हो ना हो, और इसलिए विवाह कर दिया। बचपन में हो जाता था, इसलिए तुम अपना अध्यापक बन के सेवा करना, मेरा पता नहीं मैं क्या बनूंगा। तो उसकी तपस्या भी उतनी ही है, उसको भी मैं आज सावित्री की तरह ही मानता हूँ। वो अपनी तपस्या कर रही है, बिना नाम चाहे, बिना पहचान चाहे, कहीं फोटो से दूर, परंतु वो अपने अध्यापक बनी, रिटायर हो गया, पेंशन से जी रही है। ये व्यक्ति केदारनाथ जाके गुफा में तपस्या की, फिर बाद में रामकृष्ण आश्रम में भी गए। वहां इन्होंने, जब उस संत ने कहा कि आप दीक्षा लेके तो अपना कल्याण करेंगे, पर भगवान आपसे और कुछ चाहता है, अब वापस जाओ। वापस आके क्यों घर से निकल गए थे, तो उसी घर नहीं गए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय में रह के बिना बताए, ये भी नहीं बताया मेरा विवाह हो चुका था, परंतु वहां जाके भी पोछा, चाय बनाना, सफाई करना, एक छोटे से कमरे की, और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। तो कितने प्रेरित का है, वही है। सर इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसे आज की मोदी सरकार स्वामी विवेकानंद जी के विचारों पर चलते हुए काफी स्टार्टअप्स और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा दे रही है, तो क्या आपको क्या लगता है ऐसे युवाओं के फ्यूचर को कैसे अनुभव मिलेगा, कैसे उनकी मदद होगी इसके जाकर? ये तो बहुत आवश्यक है ना, जब तक हमें कोई हुनर नहीं आता होगा। भारत की ताकत कहाँ, या तो उसके इन हाथों में जो मलमल इतनी पतली बनाते थे कि अंगूठी में से थान निकाल लेते, या ब्रेन जो आज सॉफ्टवेयर के अंदर भारत का कोई सानी नहीं। सर इसके अलावा स्वामी विवेकानंद जी आत्मविश्वास और सभी धर्मों में विश्वास की बातें करते थे, तो आपके अनुसार क्या ये विचार भारत की एक विकसित भारत बनाने में मदद करते हैं? जितना विजन हमारा बड़ा होगा, इसलिए हम कहते हैं ना, दिल बड़ा रखो, सोच बड़ी रखो। बड़ी सोच से कहते हैं दिन में सपना देखो। सर अपने प्रेरणादायक विचार हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। युवा शक्ति दिवस, लोहड़ी और मकर संक्रांति की आप सभी को दिल से बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। क्या इस बार के मकर संक्रांति पर एकादशी भी आ रही है?